नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज जागलान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। वर्तमान परिदृश्य को देखें तो सबसे ज़्यादा दो ही भर्तियां सुर्खियों में हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पुलिस और रीट, और बाकी भारत की बात करें तो दिल्ली पुलिस सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्तमान में भर्ती चल रही है। इसके अलावा भूगोल में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब परीक्षाओं में, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो एचटेट हो, चाहे वो कोई और एग्जाम हो, सब में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस टॉपिक का नाम है अक्षांश एवं देशांतर। सॉरी भाई, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अक्षांश एवं देशांतर टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इस टॉपिक को समझिए कि अक्षांश देशांतर होता क्या है। मैंने पिछले कई वर्षों में ये महसूस किया है कि जब भी अक्षांश देशांतर की बात आती है तो अधिकांश बच्चे इस टॉपिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि सर ये हमें टॉपिक आता ही है। हम बहुत वर्षों से इस टॉपिक को लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना इस मामले में थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इस टॉपिक में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आपको उन प्रश्नों को देखना चाहिए। तो इसीलिए आज ये टॉपिक लेके आया हूं मैं। और सबसे पहले मैंने इस टॉपिक में आपको 4 प्रश्न दिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपको पहले से ये टॉपिक कितना आता है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, असत्य कथन का चयन करें। इसमें ये पूछा गया कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। 4 जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इनमें कौन सा असत्य है, तो आप देखिए कि कौन सा असत्य है। तो सबसे पहले इसने कहा भी 88 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 92 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 160 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 के आगे इसने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं लगाया और आपके सामने लिख दिया देशांतर। तो आप मुझे सबसे पहले यही बताएं कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लाइव चैट में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। चलो, इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है भी 2 नंबर। क्यों है 2 नंबर वो भी बता दूं। तो ये आपसे इस क्वेश्चन के द्वारा ये पूछना चाह रहा है कि अक्षांश कितने होते हैं और देशांतर कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश जो होते हैं वो 90 तो ऊपर होते हैं और 90 नीचे होते हैं, जबकि यहां पे क्या आ गया 92 डिग्री दक्षिण। इसका मतलब 92 डिग्री दक्षिण तो हो ही नहीं सकता, 92 डिग्री दक्षिण अक्षांश नहीं हो सकता। इसका मतलब जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। समझ में आई बात। तो आपको पहले नंबर पे यही देखना है। 2 नंबर है भी असत्य कथन को चुने। तो इसमें इसने ऑप्शन दिया 86 डिग्री पूर्व, 98 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 102 डिग्री पूर्वी देशांतर, 28 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो अब आप इस क्वेश्चन में थोड़ा गौर करें। 86 डिग्री अक्षांश होते हैं, 98 डिग्री तक देशांतर होते हैं, 102 डिग्री तक देशांतर होते हैं, 28 डिग्री तक अक्षांश होते हैं। तो इसका मतलब अब इसने क्या गलत दिया, तो आप बड़े गौर से देखोगे तो पता चलेगा 28 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अरे तो ये पूछना चाह रहा है कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो आज तक जो बच्चे आम बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उन्होंने एक ही बात पढ़ी होती है। और वो बात क्या पढ़ी होती है आप सबको शायद पता भी है। वो बात आपने ये पढ़ी होती है कि पूर्व से पश्चिम खींची गई, पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है, और उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। सिर्फ आपने इतना पढ़ा है, लेकिन कभी आपने गौर किया क्या अक्षांश देशांतर में अक्षांश क्या होता है। ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर आपने कोण बनाया 30 डिग्री का, और इस 30 डिग्री के कोण को मिलाते हुए आपने वृत्त खींचा तो वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश बन गया। आपने इसके आगे उत्तरी क्यों लिखा, मुझे तो इस प्रश्न का उत्तर दे दो। क्योंकि 30 डिग्री उत्तर हमने इसलिए लिखा कि कोण उत्तर में है, कोण उत्तर में है। तो उत्तरी कोण और दक्षिणी कोण जो होते हैं वो होते हैं अक्षांश। जैसे 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो आप देखिए 86 डिग्री पूर्वी अक्षांश,
अरे पूर्वी अक्षांश थोड़ी होता है, पूर्व पश्चिम तो देशांतर होते हैं, और ये कह रहा है कि अक्षांश होता है, इसका मतलब ये गलत है और इसमें असत्य ही चुनना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। 98 डिग्री पश्चिम होता है देशांतर, 102 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, और 28 डिग्री दक्षिण अक्षांश हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक ये बात भी मैं बता देता हूं, 180 डिग्री जो देशांतर होता है वो दोनों तरफ एक होता है, और 0 डिग्री अक्षांश एक होता है, 0 डिग्री देशांतर एक होता है। इसलिए इनके आगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। असत्य कथन का चयन करें। 8 डिग्री 4 मिनट 46 डिग्री पूर्वी देशांतर, बिल्कुल हो सकता है साहब। उन दोनों क्वेश्चनों के हिसाब से हम देख रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। 68 डिग्री 58 मिनट 88 सेकंड उत्तरी अक्षांश, क्या ये हो सकता है? ये तो हो सकता है, 68 डिग्री 58 मिनट भी हो सकता है। लेकिन देखो यहां इसने गलती की है, बहुत छोटी सी बारीकी की गलती है। इसका मतलब क्या है भी? इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। और इसने यहां सेकंड कितने कर दिए? 88। तो 88 सेकंड करने की कहां जरूरत थी? 88 सेकंड किए, इससे अच्छा तो इसमें से 60 घटा के इसको 59 मिनट लिखा जाता, और यहां कितना लिखा जाता भी? यहां 28 सेकंड लिखा जाता, या 28 सेकंड लिखा जाता, तब ये सही होता। अब ये गलत था, 88 सेकंड नहीं हो सकते। इसलिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 नंबर। अब आप समझिए, अगली बात को समझिए भी। निम्न में से कौन सी मानक समय रेखा नहीं हो सकती? कि मानक समय रेखा, जैसे भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब इस विषय में आपको यह नॉलेज होनी चाहिए कि भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मानक समय रेखा क्यों माना। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, और वो क्या पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नियम है कि कोई भी देश की मानक समय रेखा 7.5 देशांतर के गुणक में होगी, वो 7.5 से भाग जाएगी। ये जरूरी है, वो 7.5 से क्या जाएगी? भाग जाएगी। ये जरूरी है, समझ गए बात को? तो अब क्यों बनाया गया ये नियम? ये इसलिए बनाया गया कि 7.5 देशांतर है, एक देशांतर पृथ्वी घूमती है 4 मिनट में, तो 7.5 देशांतर घूमेगी, 7 चुके 28 और 2 30 मिनट में। समझ गए ना बात आप? तो कोई भी देश का समय जो है वो आधे आधे घंटे के अंतराल पे होगा। जैसे आप सपोज करो, क्या सपोज करो कि हमारे बांग्लादेश का समय भारत से आधे घंटे आगे है, पाकिस्तान का समय आधे घंटे पीछे है, श्रीलंका का समय भारत के बराबर है। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय नियम है। नहीं तो भारत क्यों 82.5 को मानता, 80 को मान लेता, और किसी को मान लेता, 82.5 को ही क्यों मानता? ताकि क्या हो कि जो हवाई यात्रा करके दूसरे देशों में जाते हैं, वो जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं हो, वो भी अपना समय की गणना कर सके। आधे आधे घंटे के अंतराल पे होगी तो गणना कर लेंगे। और मान लो किसी के 15 मिनट 1 घंटा, 15 मिनट 1 घंटा, 28 मिनट 1 घंटा, 36 मिनट का अंतराल होगा, तो कैसे कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंतरराष्ट्रीय नियम है। जहां मानक समय रेखा की बात आ जाए, वहां आप ये गौर कर लें कि ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो 7.5 से भाग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो 90 7.5 से 12 पे भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये भी आपका 7.5 से भाग जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये 7 एकम 7 बचे 5, तो आप देखोगे तो 7.5 से भाग चला जाएगा। 135 भी 7.5 से भाग चला जाएगा, हाँ जी। और 165 जो है वो 7.5 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 7.5 से भाग जब करोगे तो 165 जाएगा। और इसने 165 से 1/2 देशांतर लगा दिया, तो ये किसी भी देश की मानक समय रेखा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 7.5 देशांतर के गुणक में नहीं है। बात समझ में आ गई यहां तक की? तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें यहां तक का, इसके बाद मैं आपको अगली बात बताने वाला हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया भी सभी ने? ओके।
अब हम बात करेंगे कि अक्षांश और देशांतर होते क्या है। ये 4 क्वेश्चन मेरा पहले करवाने का उद्देश्य ये था कि आपको एक बार आपका आईना दिखाया जा सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये टॉपिक कितना आता है। हो सकता है आपने बहुत वर्षों तक पढ़ा होगा, मैं नहीं कहता नहीं पढ़ा, लेकिन आपको क्या ये क्वेश्चन आ रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो यही थी। तो आपने गौर किया आपको ये क्वेश्चन आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। जिसको आ रहे थे उसका मतलब उसको कोई जरूरत नहीं है इस टॉपिक पढ़ने की, नहीं आ रहे थे तो आप एक बार समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात है कि अक्षांश और देशांतर काम क्या आते हैं। कोई बताएगा अक्षांश और देशांतर काम क्या आते हैं? तो अक्षांश और देशांतर सबसे पहले किसी देश की, किसी स्थान की लोकेशन बताने के काम आते हैं। जो आपका जीपीएस सिस्टम होता है वो अक्षांश देशांतर के आधार पे ही काम करता है। किसी भी स्थान की आप स्थिति बताना चाहते हो तो बिना अक्षांश देशांतर के आप उस स्थान की स्थिति नहीं बता सकते हो, चाहे आप कितनी कोशिश क्यों ना कर लो। क्योंकि जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले भारत कहां है, तो बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होगा कि साहब भारत जो है वो श्रीलंका के ऊपर है, श्रीलंका के ऊपर है। मान लिया भी श्रीलंका के ऊपर है, तो आपका अगला क्वेश्चन ये आ जाएगा श्रीलंका कहां है। तो आप बताओगे श्रीलंका भारत के नीचे है और भारत श्रीलंका के ऊपर है। दोनों कहां है? ऊपर नीचे। क्या अर्थ निकला? नहीं निकला। आप जब तक ये नहीं बताओगे भारत कितने डिग्री अक्षांश से शुरू होता है, कितने डिग्री अक्षांश तक जाता है, कितने डिग्री देशांतर से शुरू होता है, कितने डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है, तब तक आप भारत की स्थिति नहीं बता पाओगे, चाहे आप कैसे भी बता दो। भारत एशिया महाद्वीप में है तो एशिया महाद्वीप कहां है? अब ये समस्या हो गई। भारत हिंद महासागर के उत्तर में है तो फिर हिंद महासागर कहां है? भारत के दक्षिण में है। एग्जैक्ट लोकेशन आप तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आप अक्षांश देशांतर का सहारा नहीं लोगे। तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो यही समझनी है। क्या समझनी है भी? कि अक्षांश और देशांतर जो होते हैं भाई, ये किसी स्थान की स्थिति बताने के काम आते हैं। स्थिति बताने के काम आते हैं, मतलब आपकी जीपीएस सिस्टम जो काम करता है वो इसी के आधार पे करता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो काम करता है वो अक्षांश देशांतर के आधार पे काम करता है। अब जो बच्चे सब्जेक्ट के हैं उनको मैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा, एचटेट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय इनकी बहुत विस्तार से बातें करूंगा। एक बार हम सामान्य स्थिति में बात कर रहे हैं। अक्षांश देशांतर खींचने वाला पहला विद्वान कौन था? तो पहला विद्वान था भी इरोटोस्थनीज। इरोटोस्थनीज पहला विद्वान था जिसने सर्वप्रथम 7 अक्षांश और 7 देशांतर खींचे थे। 7 अक्षांश और 7 देशांतर क्यों खींचे भी इरोटोस्थनीज ने? तो इनको मानचित्र बनाने की आवश्यकता पड़ी। मानचित्र बनाने के लिए अक्षांश देशांतर की आवश्यकता होती है, तो इन्होंने मानचित्र बनाने के लिए अक्षांश देशांतर खींचे और पहली बार 7 अक्षांश और 7 देशांतर खींचे। ओके भी। उसके बाद पहली बार मानचित्र किसने बनाया था? अनेक्जिमेंडर ने। ये सब यूनानी विद्वान हैं। इरोटोस्थनीज, अनेक्जिमेंडर यूनानी विद्वान। सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया था? अनेक्जिमेंडर ने। अब मैं आपको बता देता हूं अक्षांश देशांतर होते क्या है। ये आपका ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का वास्तविक रूप होता है, मानचित्र वास्तविक रूप नहीं होता है। इस बात को आप समझे। ग्लोब जो होता है वो वास्तविक रूप होता है और मानचित्र वास्तविक रूप नहीं होता है। तो आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले इस पृथ्वी पर एकमात्र निश्चित स्थान कौन है? निश्चित स्थान है उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव जो है वो निश्चित है। इसी का पता चलता है क्योंकि ध्रुव तारा जहां 90 डिग्री का प्रकाश का कोण बनाता है, जहां ध्रुव तारे का प्रकाश सीधा पड़ता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, वहां उत्तरी ध्रुव है। ओके भी। और इसके आधार पे जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे 1 डिग्री घटता जाएगा और आप कहां पहुंच जाओगे? 0 डिग्री अक्षांश पर। वर्तमान में 0 डिग्री अक्षांश का पता करना बहुत आसान है, क्योंकि वर्तमान में तो सैटेलाइट से पृथ्वी की फोटो खींची जाती है, उसका बीच का पता चल जाता है। ये प्राचीन काल की धारणाएं हैं। ओके भी।
ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो आपसे कोई पूछ ले सीधा सीधा अक्षांश क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं मानचित्र पे निश्चित है ऊपर जो होता है वो उत्तर होता है और नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है, दाईं ओर जो होता है वो पूर्व होता है और बाईं ओर जो होता है वो पश्चिम होता है। ये दिशाएं आपकी एकदम निश्चित है। ये आपका क्या है, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, बिल्कुल भाई। तो अब आप देखिए, सामान्यतः आप कहते हो कि अक्षांश क्या होते हैं, पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश। ये बात बहुत हद तक ठीक भी है, लेकिन ये तो एक आम बात होगी कि पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। चलो एक बार इसी को मान लेते हैं, ये अक्षांश होती है। अब अक्षांश 0 डिग्री आ गया, आपको 0 डिग्री का पता है तो आप कोई भी अक्षांश खींच सकते हो। जैसे आपको 30 डिग्री का अक्षांश खींचना है तो आप 30 डिग्री का कोण बना लीजिए। ये कोण आपने कहां बनाया, उत्तर में, और इसीलिए आप इस अक्षांश के क्या लिखोगे, 30 डिग्री उत्तर। और इस ध्रुव को केंद्र मान के और यहां से आप वृत्त खींच दोगे, गोला, और वो गोला जो होगा वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। ऐसे ही आपने मान लो 60 डिग्री दक्षिण में कोण बनाया, दक्षिण में बनाया तभी तो आपने दक्षिण देखा, तो ये आपका 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। यही बात मैंने अभी बताने की कोशिश की थी। आप यहां से अधिकतम कोण बनाओगे, जैसे 89 का, 89 का आपने कोण बनाया तो ये 89 डिग्री उत्तर हो गया। फिर आप 90 डिग्री का बना सकते हो, तो 90 डिग्री के बाद आप 91 डिग्री का कोण बनाओगे तो वो वहीं बनेगा जहां पहले 89 वाली रेखा आ गई, और इसलिए अक्षांश ऊपर 90 डिग्री तक होते हैं। तो ये आपके ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये आपकी क्या होती हैं भाई, अक्षांश रेखाएं। ये ऐसे खींची जाती है अक्षांश रेखाएं। तो आप सामान्य शब्दों में क्या कहोगे और वास्तविक शब्दों में क्या कहोगे, ये बातें मैं आपको भी बता रहा था। सामान्य शब्दों में तो आप ये कहोगे कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा जो होती है वो अक्षांश कहलाती है। अब देखो मैं बता दूं, ये देशांतर होती है। देशांतर में एक रेखा जो है वो मानी गई है, आधार मानी गई है, और वो 0 डिग्री देशांतर को मानी गई है जो लंदन से गुजरती है, जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। और इसके बाद इसको आधार मान के पूर्व और पश्चिम में कोण बनाए गए और उन कोणों को मिलाते हुए अर्धवृत्त खींचे गए। अर्धवृत्त, आधे वृत्त, ये आधे वृत्त हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींचे गए आधे वृत्त, ये अर्धवृत्त खींचे गए। और इन अर्धवृत्तों को क्या कहते हैं भी, देशांतर। इन अर्धवृत्तों को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो इस प्रकार आपके सामने आ गया अक्षांश और देशांतर। अब आपके सामने अक्षांश देशांतर आ गए, तो सबसे पहले मैं बता दूं मानचित्र कैसे बनता है। मान लो आपका ये कोई एक देश है, यहां पे ऐसे ऐसे एक देश है, तो इसका मानचित्र कैसे बनाओगे आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच है। इधर की बात करें तो भाई मान लो ये 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच है और 40 से 60 डिग्री देशांतरों के बीच है, तो आप इसका मानचित्र बना सकते हो। अब मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ग्लोब पर जो अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल होता है, इस जाल को कागज पे उतारा जाता है लाइट की सहायता से, प्रकाश की सहायता से। प्रारंभ प्रकाश की सहायता से हुआ था, वर्तमान में गणितीय विधियों के अनुसार भी बनाया जाता है। लेकिन आपको इतनी बातें नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ इतनी पढ़नी है कि ग्लोब पर अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसको समतल कागज पर प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं, प्रक्षेप। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्शन। तो ग्लोब पर जो अक्षांश देशांतर रेखाओं की जाल होता है उसको कागज पर उतारने को प्रक्षेप कहते हैं, और इसी प्रक्षेप के आधार पर क्या बनता है, मानचित्र। आपको कोई पूछ ले कागज पर मानचित्र बनाने के लिए क्या आवश्यक है, प्रक्षेप। प्रक्षेप क्या होता है, तो अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पर उतारना प्रक्षेप कहलाता है। एकदम क्लियर है, कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई किंतु परंतु है नहीं भाई, बात क्लियर है, समझ में भी आ गई।
उसके बाद मैं आपको अगली बात पे लेके चलता हूं कि अक्षांश की परिभाषा क्या होती है। अब मैं यहां से इस टॉपिक को केवल अक्षांश पे लेके चलूंगा। अगली क्लास में हम देशांतर की चर्चा करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अच्छी नहीं लगे तो बुरा कमेंट जरूर करें कि आपको क्या कमी लगी, वो जरूर बताएं भी। अब आपको बताता हूं अक्षांश क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात है, पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा, पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कहलाती है, बिल्कुल अक्षांश कहलाती है भी, कोई किंतु परंतु नहीं है। पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। एकदम सही बात है। ओके, तो आपने देखा कि अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश क्या होता है, सामान्य शब्दों में कहे तो पूर्व से पश्चिम जो काल्पनिक रेखा होती है वो अक्षांश होती है। लेकिन आजकल ये परिभाषा कोई काम की नहीं रही। अब आप सुनिए अक्षांश क्या होता है। उत्तर या दक्षिण में बनाए गए कोणीय मान, या आपका कोणीय मान है, 30 डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है, कोणीय मान को मिलाते हुए खींचा गया वृत्त जो होता है वो अक्षांश होता है। अब ये बात बच्चे कम मानते हैं। सीटेट में ये क्वेश्चन 2-3 बार आ भी चुका है, क्योंकि मैं जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं अक्षांश देशांतर, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ साथ मेरा उद्देश्य है सीटेट, एचटेट, रीट जो भी भर्ती होती हैं फर्स्ट ग्रेड, सब में ये क्वेश्चन आते हैं, तो वो सबको आने चाहिए। देखिए पहले मैं इसको लिख देता हूं ताकि आप थोड़ा सा गौर से सुन सके, उसके बाद आप एनालिसिस करना। उत्तर या दक्षिण में बनाए गए कोणीय मान को मिलाते हुए खींचे गए वृत्त अक्षांश कहलाते हैं। ये इसकी सही परिभाषा है भी, अक्षांश कहलाते हैं। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। उत्तर या दक्षिण में बनाए गए कोणीय मान, बिल्कुल ये 30 डिग्री का ऊपर कोण बनाया और इसको मिलाते हुए वृत्त खींचा तो ये 30 डिग्री का उत्तरी अक्षांश हो गया। आप खुद एक बात बताइए, ये क्या है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपने इस अक्षांश को 30 डिग्री उत्तरी क्यों बोला, क्योंकि ये कोण उत्तर में है। आपने इसको 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्यों बोला, 60 डिग्री को दक्षिणी क्यों लगाया, क्योंकि ये कोण दक्षिण में है। तो बिल्कुल ये परिभाषा एकदम सही है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो आप समझ गए अक्षांश होते क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी थी वो क्लियर हो गई क्या मुझे? तो आप ये कमेंट करके बता दो कि अक्षांश की परिभाषा तो समझ में आ गई क्या। मेरा उद्देश्य, मैं इस टॉपिक को इतना हल्के से नहीं लेता हूं जितना बच्चे लेते हैं। मैं आपको एक एक चीज सिखाने के उद्देश्य से आपको ये बातें बता रहा हूं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक हमें आता है, लेकिन आपको नहीं आता है भाई। जब इस टॉपिक में बहुत बारीकी के क्वेश्चन आते हैं तो आप अटक जाते हो। तो आप आराम से एक बार इस चीज को समझें। अक्षांश क्या होते हैं, इसी की बात हमारी चल रही थी। तो मैंने आपको बताया अक्षांश की परिभाषा क्या होती है। तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार बैक करके ले लेना। अक्षांश ऐसे खींचे जाते हैं, आपने 30 डिग्री का कोण बनाया, ये कोण उत्तर में है, 30 डिग्री का अक्षांश बन गया। आपने 60 डिग्री का कोण बनाया तो ये 60 डिग्री का अक्षांश हो गया। आपने 90 डिग्री उत्तर का कोण बनाया तो यह आपका 90 डिग्री अक्षांश हो गया। आप जितने भी डिग्री का कोण बनाओगे वो उतने ही डिग्री का अक्षांश हो जाएगा। मतलब अक्षांश उत्तर या दक्षिण में बनाए गए कोणीय मान को मिलाते हुए खींचे गए वृत्त होते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अक्षांश उत्तर या दक्षिण में बनाए गए कोणीय मान को मिलाते हुए खींचे गए वृत्त होते हैं। ये वृत्त जो होते हैं ये आपके अक्षांश होते हैं। अब आपका अगला जो क्वेश्चन बनता है वो यहां ये बनता है कि अक्षांश होते कितने,
कुल अक्षांश कितने होते हैं। तो भी कुल अक्षांशों की बात करें तो 90 तो ऊपर होते हैं, बिल्कुल 90 ऊपर होते हैं। और नीचे कितने होते हैं, नीचे भी 90 होते हैं। अरे ये 90 डिग्री दक्षिण तक ही तो है, तो नीचे भी कितने होते हैं, 90। और एक आपका होता है कौन सा भी 0 डिग्री अक्षांश, एक आपका 0 डिग्री अक्षांश होता है। और इस प्रकार अक्षांश 181 होते हैं। 0 डिग्री भी तो अक्षांश तो है ही भी। कोई आपसे पूछ ले 0 1 2 3 4 5 कितने अक्षर आए, 6 आएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। तो 0 से स्टार्ट होगा तो एक 0 वाला काउंट होगा। उसके बाद एक प्रश्न बनता है कुल अक्षांश रेखा, कि कुल अक्षांश रेखा कितनी है भाई, कुल अक्षांश रेखा कितनी है। तो आप समझिए कुल अक्षांश रेखा कितनी है। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपने 89 डिग्री का वृत्त खींचा, 88 का खींचा, 87 का खींचा, लेकिन आप 90 डिग्री का वृत्त नहीं खींच पाए, 90 डिग्री की आप रेखा नहीं खींच पाए। 90 डिग्री तो एक बस यहां आके ऐसे बिंदु बन गया, सिर्फ बिंदु बन गया गोल, इसके चारों रेखा नहीं। जबकि आपको पता होना चाहिए 89 जो है वो ऐसे एक रेखा होती है, ऐसे एक रेखा होती है, इस बात को आप समझे। तो यहां अक्षांश रेखा 89 ऊपर होगी, 89 नीचे होगी, और एक आपकी 0 डिग्री होगी, और वो इस प्रकार 179 होगी। कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है भाई, 179। कितनी होती है, 179 होती। कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है, 179। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अक्षांश रेखाओं के बीच में जो ये क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं। तो इसको भूगोल में कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं भाई, कटिबंध। तो आपके काम की बात आ गई, अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है कटिबंध। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि कटिबंध की लंबाई कितनी, तो जितनी पृथ्वी उतना ही कटिबंध लंबा है। चौड़ा कितना है, ये वाला, ये चौड़ा कितना है। अरे आपको पता ही है कटिबंध तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये जो होते कोई भी दो अक्षांश हो उनके बीच का जो कटिबंध है वो कितना चौड़ा होता है। जैसे आप देखिए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चौड़ाई, इसका मतलब यही तो हुआ भाई, 30 डिग्री अक्षांश और 31 डिग्री अक्षांश के मध्य चौड़ाई, मतलब कोई भी दो अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होती है, तो ये वास्तव में होती है 111.13 किलोमीटर। लेकिन इसमें जरूरी बस इतना ही 111 किलोमीटर होती है। अब आप समझिए, इसको कहते हैं कटिबंध। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कटिबंध की चौड़ाई कितनी होती, तो आप सीधा बता दोगे 111 किलोमीटर, बिल्कुल भी। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है क्या अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, बढ़ती है या बराबर होती है। तो आप सीधी सी बात तो यही बताओगे कि अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर रहती है, बराबर रहती है। ये तो है आम बात। वास्तविक बात यह होती है कि इसमें क्या होती है, आंशिक वृद्धि होती है, आंशिक वृद्धि। आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो अक्षांशों के बीच की दूरी में अंशों में, पॉइंटों में वृद्धि होगी, बिल्कुल आंशिक वृद्धि होगी। लेकिन यह वृद्धि तभी लगाना जब इससे पहले शब्द लगा हुआ हो आंशिक। यदि आंशिक शब्द नहीं लगा हुआ हो तो आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, वृद्धि होगी। तो आपको बताना है कि अक्षांशों के बीच की दूरी क्या रहेगी, बराबर। ओके, अगली बात पे चलता हूं मैं। अगली बात यह होती है कि ये तो आपसे ऐसे पूछ लिया, तो आपको अब एक बात का पता है कि अक्षांश जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। डिग्री अक्षांश, तो आपसे कोई पूछ ले डिग्री अक्षांशों के मध्य दूरी, डिग्री अक्षांशों के मध्य दूरी, डिग्री का मतलब होता है 30 डिग्री 31 डिग्री, तो ये 111 किलोमीटर हो गई। लेकिन आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री जो होती है उसमें 60 मिनट होती है, और 1 मिनट जो होती है, 1 मिनट उसमें 60 क्या होती है, सेकंड। 1 मिनट में 60 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो आप समझिए डिग्री अक्षांशों के मध्य तो दूरी है, लेकिन अगला पूछ ले मिनट अक्षांशों के मध्य दूरी, तो सीधी सी बात है 1 डिग्री अक्षांश में 60 मिनट होती, तो हम इसको इससे काट देंगे, तो यह आ जाएगा 1.8 किलोमीटर।
इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझ लें आप, मिनट अक्षांश का। इसका मतलब हुआ 30 डिग्री और मान लो 14 मिनट उत्तर व 30 डिग्री 15 मिनट उत्तर के मध्य दूरी कितनी है, मतलब इनके बीच में 1 मिनट की वृद्धि हुई तो यहां दूरी कितनी है, तो यहां 1.8 किलोमीटर। अब एक होता है सेकंड, सेकंड क्या होता है वो भी सुने, 30 डिग्री 14 मिनट 44 सेकंड व 30 डिग्री 14 मिनट 45 सेकंड के मध्य दूरी कितनी है, मतलब अब की बार बात आ गई सेकंड सेकंड पे, तो यहां कितनी होती है, तो 1.8 किलोमीटर को फिर से 60 से भाग दे दो भाई। और क्या है, अरे जब मिनट अक्षांश 1 मिनट अक्षांश में 60 सेकंड होते हैं तो फिर से 60 से भाग दे दो। अब की बार आप भाग दोगे तो आ जाएगा 32 मीटर, तो 2 सेकंड अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो 32 मीटर होती है। 2 मिनट अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो 1.8 किलोमीटर होती है। और आप समझिए इस बात को, इसके बाद डिग्री अक्षांशों के बीच दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। बात क्लियर है, समझ में आ गई, इस बात को आप समझ गए। उसके बाद मैं अगली बात पे लेके चलता हूं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई का क्या मामला है, इस अक्षांश रेखाओं की लंबाई का क्या मामला है। तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है, लंबाई, तो आप खुद एक बात देखिए, लंबाई तो घटेगी भी, चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं बताऊंगा ये बात, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें यहां तक का। ओके भी समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट हो गया। तो अगली बात पे चलते हैं अब मैं आपको बात बताने वाला हूं, वो बताने वाला हूं अक्षांश रेखाओं की लंबाई की। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि ये पृथ्वी है तो विषुवत रेखा की तो लंबाई बहुत ज्यादा है, और जो जो आप ऐसे ऊपर की ओर जाओगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो आपको पता होना चाहिए अक्षांश रेखाओं की लंबाई, रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। बिल्कुल भी अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाओगे कम होती जाएगी। इसको गणित के हिसाब से बता देता हूं, 0 डिग्री जो आपका अक्षांश है, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, उसकी लंबाई कितनी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर है। और आप 60 डिग्री या 66.5 डिग्री तक जाओगे किधर भी, जैसे मान लो आप ये पूछना चाहो कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 40,076 बटा 2। इसको हम काट के भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिखने का मतलब ये कि 60 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। विषुवत रेखा की कितनी होती है, आधी होती है। और 90 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी है अभी, 90 डिग्री अक्षांश की लंबाई है 0 किलोमीटर। आपके सामने 90 डिग्री जो है वो तो रेखा ही नहीं बन पाया, वो तो बिंदु ही रह गया। इसका मतलब उसकी तो लंबाई है ही नहीं। 90 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी है, 0 किलोमीटर। इसका मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या करती है, घटती है। एकदम क्लियर बात है ये। और इसी कारण 0 डिग्री अक्षांश जो है इसको वृहत वृत्त कहते हैं, ग्रेट सर्किल। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे बड़ा सर्किल, सबसे बड़ी जो वृत्त है वो 0 डिग्री अक्षांश है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृहत वृत्त कहते हैं। तो आपको बात समझ में आई क्या। अक्षांश होते क्या है, पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा, ये तो आपकी सदा की परिभाषा। वास्तविक परिभाषा उत्तर या दक्षिण में बनाए गए कोणीय मान को मिलाते हुए खींची गई, मिलाते हुए
खींची गई उत्तर या दक्षिण में बनाए गए कोणीय मान को मिलाते हुए खींचे गए वृत्त जो होते हैं वो अक्षांश कहलाते हैं। ये ज्यादा शुद्ध है, ये सही भी है। उसके बाद कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181। कुल अक्षांश रेखा 179। अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध। कटिबंध की चौड़ाई कितनी होती है? 111 किलोमीटर। मिनट अक्षांशों की मध्य दूरी कितनी होती है? 1.8। सेकंड अक्षांशों की मध्य दूरी कितनी होती है? 32 मीटर। अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर रहती है, घटती या बढ़ती? तो बराबर रहती है। वास्तव में ध्रुवों की ओर जाने पर आंशिक वृद्धि होती है। क्लियर है? अक्षांश रेखाओं की लंबाई का क्या मामला है? ध्रुवों की ओर जो जो जाओगे घटती जाएगी। 90 डिग्री अक्षांश की लंबाई 0 किलोमीटर होती है और 0 डिग्री अक्षांश की 40,076 किलोमीटर होती है। तो ये सारी बातें आपके सामने मैंने क्लियर की अक्षांश की। अब हम बात करेंगे मुख्य अक्षांश जो होते हैं उनके, कि भी कौन कौन से अक्षांश मुख्य होते हैं। तो आपको पता ही होगा कौन कौन से अक्षांश जो है वो मुख्य हैं। आपका जैसे पहला मुख्य अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम है 0 डिग्री अक्षांश का? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब आप समझिए इस बात को। 0 डिग्री अक्षांश का नाम क्या होता है? भूमध्य रेखा। सबसे पहला नाम होता है इसका भूमध्य रेखा, दूसरा इसका नाम होता है विषुवत रेखा। दोनों बातों को बता देता हूं क्यों नाम है। आपको बता दूं, भूमध्य का मतलब होता है पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा। विषुवत का मतलब होता है वह रेखा जो प्रकाश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये बिल्कुल प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर जो है उसको कहते हैं करक रेखा। करक रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण जो है उसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तर, उत्तर में यहां एक सागर है आर्कटिक, और इसलिए इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं भी? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिण, यहां एक महाद्वीप है, कल परसों पढ़ाया था आपको, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप के पास से निकलती है, तो अंटार्कटिका वृत्त। और इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और आपके इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। बिल्कुल भाई, ये आपके मुख्य अक्षांश है। अब आपको मोटे मोटे ये पता होना चाहिए जो भूमध्य रेखा है वो कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। देशों की बात नहीं कर रहा, देशों की तो मैंने महाद्वीपों में बताई है। यहां पे मैं महाद्वीपों की बात एक साथ बताना चाह रहा हूं। एशिया महाद्वीप से। अब बहुत सारे लोगों को लगता है सर एशिया में कहां गुजरती है? जो इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा द्वीप है वहीं से निकलती है, वहीं पे आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है, इसलिए एशिया महाद्वीप से गुजरती है। और इसके बाद एशिया के बाद अफ्रीका से, और अफ्रीका के बाद दक्षिणी अमेरिका से। विषुवत रेखा इन 3 महाद्वीपों से गुजरती है। करक रेखा किस किस से गुजरती है? तो करक रेखा गुजरती है एशिया से, अफ्रीका से और उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका से, ओके भी। और आपकी मकर रेखा किससे गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से और आपकी अफ्रीका से और दक्षिणी अमेरिका से। बिल्कुल भी। और उसके बाद आपके आ गई आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त किन से गुजरता है? तो आर्कटिक वृत्त एशिया से, यूरोप से और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। आपको यह पता होना चाहिए कौन से की लोकेशन कहां से जाती है। अंटार्कटिका वृत्त कहां से गुजरता है? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसी भी महाद्वीप से नहीं गुजरता है, और अंटार्कटिका के कुछ पार्ट से गुजरता है। ये बात याद रखें। ये आपके कुछ खास बातें थी, ये मुख्य आपकी अक्षांश रेखाएं थी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। समझ में आ गया यहां तक का भी?
तो ये आपकी आज की क्लास यहां पे कंप्लीट होती है। अक्षांश पे अक्षांश मैंने कंप्लीट किए। इसके जस्ट बाद अगली क्लास में मैं आपसे मिलूंगा दोबारा और तब हम बात करेंगे देशांतरों की। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास को जहां तक हो सके आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको 100 बार ऐसे लगे कि बिल्कुल चैनल अच्छा है, आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, वरना हर रोज आपके घंटी बज बज के परेशान करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।